गुणक मतलब क्या है? जैसा मैंने अभी बताया, विनियोग। विनियोग बोलना थोड़ा सा अजीब, क्यों? क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम अपने सामान्य जीवन में भी क्या बात करते हैं दोस्तों, जहां विनियोग की बात होती है वहां हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कितना इन्वेस्ट करना है ना। इन्वेस्टमेंट को भी हमने हिंदी का रूप दे दिया है, इन्वेस्ट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कितना कर, तो क्या होता है ना, समझ गया ना बात को। इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल ना करते हुए उसका विनियोग विनियोग इस्तेमाल करना, विनियोग वाला शब्द इस्तेमाल करना। इसी प्रकार से गुणक भी दोस्तों इसी प्रकार का है। आपने एक शब्द सुना होगा मल्टीप्लायर। क्या सुना होगा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यार एक शब्द होता है ना, मैथ्स तो आपने सभी ने पढ़ा 10th तक। ये काय का निशान है, काय का साइन है ये? मल्टीप्लिकेशन का, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको गुणा। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणा, ठीक है ना, गुणा बोलते हैं। तो ये जो गुणक शब्द है ना, इसी गुणा शब्द से निकलकर आया है, याद रखिएगा। ये गणित के इसी गुणा शब्द से निकलकर आया है आपका गुणक, ठीक है ना। और इस गुणक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर, है ना। और मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब क्या हुआ है कि जिसके साथ लग गया ना उसे कई गुना बढ़ा देगा। गुणा का मतलब ही क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2 इंटू या 2 गुणा 4 कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? इस 4 को 2 गुना बढ़ा देगा या इस 2 को 4 गुना बढ़ा देगा। गुना की बात करता है ये, ठीक है ना। तो ये जो गुणक शब्द है ये भी मल्टीप्लायर की बात करता है। मल्टीप्लायर मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ ये लगने वाला है ना उसको कई गुना आगे बढ़ाने वाला है। अब चूंकि इसे हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं, कोई गणित में नहीं पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में जो हमारा अभी का करंट टॉपिक चल रहा है वो कुल मिलाकर क्या पर चल रहा है दोस्तों? आय पर चल रहा है ना, राष्ट्र की आय पर, या इन्वेस्टमेंट अर्थात कि विनियोग पर चल रहा है, या उपभोग पर चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखना यह है कि यहां पर किन साहब ने इस गुणक का अर्थात कि इस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किसके साथ किया है? आय के साथ किया है या फिर उन्होंने उपभोग के साथ किया है? वो सारी कहानी अब आगे आप एक एक करके समझने वाले हो। मैंने यहाँ पर आपको एक ही बार समझाने का प्रयास किया है कि गुणक शब्द अब आपको नया नहीं लगना चाहिए। गुणक का मतलब कुछ भी नहीं है, ये इंटू का निशान है ना। इंटू का निशान जो हम 10th फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक सीखते आए हैं, है ना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो ये गुणक शब्द का इस्तेमाल, इस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल जो है ना आज हम अर्थशास्त्र में करने वाले, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और वो आज के सिद्धांत में, ठीक है। चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिकों को आज क्लियर कर लेते हैं। देखते हैं कि विनियोग, इसका विनियोग गुणक या गुणक का अर्थ क्या है, विनियोग का या गुणक का अर्थ क्या है। अब थोड़े थोड़े सामान्य रूप से देखा जाए तो लगभग आपको ये समझ आ चुका है कि विनियोग क्या है और गुणक क्या है ना। विनियोग क्या है और गुणक क्या है? विनियोग और गुणक, तो विनियोग मतलब कि इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट को आप कितना गुना बढ़ाते हो तो उससे आपकी आय कितना गुना बढ़ जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि गुणक का विचार विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध को बता देगी। इसमें क्या चेंजेस है जो मैंने अभी आपको बताया है, सेम टू सेम भाई। देखिए विनियोग में मतलब इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के कारण, इन्वेस्टमेंट पहले आपका 500 करोड़ था, उस 500 करोड़ में 100 करोड़ रुपए आपने और बढ़ा दिए, तो उस 100 करोड़ को बढ़ाने के कारण उस आय में, उस फर्म की आय में जो परिवर्तन आया है ना, उसी के संबंध को बताता है ये गुणक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में यदि उपभोग की प्रवृत्ति दी हो, अब देखिए यहां पर एक बात इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, कौन सी? उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति याद रखिएगा, उपभोग की प्रवृत्ति, है ना। आगे और एक्सप्लेन करने वाला अच्छे से, है ना। तो दूसरे शब्दों में यदि उपभोग की प्रवृत्ति दी हो तो गुणक विनियोग की दर और कुल आय एवं रोजगार के बीच स्पष्ट संबंध को बताएगी। समझिएगा वापस से, उपभोग की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दी हुई होना चाहिए, स्थायी रूप से। अगर ये दी हुई है तो ये जिस गुणक की हम चर्चा कर रहे हैं, ये गुणक विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट की रेट, है ना, और कुल आय और रोजगार, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, कैसा रिलेशन है, ये स्पष्ट रूप से बताता है। अब बात करते हैं इसके रिसाव के, कि गुणक का रिसाव क्या। रिसाव मतलब सिंपल बात है यार कि आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है, आपकी आय में वृद्धि हो भी रही है, लेकिन इतनी वृद्धि नहीं हो रही जितनी होना चाहिए थी, कम वृद्धि हो रही। तो कम वृद्धि होने का कारण क्या है? आपने इन्वेस्टमेंट तो किया, वो 100 करोड़ से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन आय में 400 मतलब कम से कम, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि यार 4 गुना से वृद्धि होना चाहिए था, मतलब 100 करोड़ से 400 करोड़ तो होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं हो रहा, बल्कि 100 करोड़ से 150 करोड़ का ही मुनाफा हो पाया। तो ऐसा क्यों? तो उसके भी कुछ रीजन होते हैं। तो पहले रिसाव को समझ लीजिए कि ये गुणक का रिसाव क्या होता है। रिसाव का सिंपल सा फंडा है, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट में समझिए, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम आएगी। अर्थव्यवस्था में कई ऐसे कारण होते हैं जो प्रारंभिक विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट में, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें वृद्धि के कारण आय में जो
कई गुना वृद्धि होती है ना, उस कई गुना वृद्धि करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के एवज में आपकी आय में कई गुना वृद्धि होना चाहिए थी, लेकिन वो कई गुना वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो उस जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, उसी को हम यहाँ पर इसका रिसाव कहेंगे, मतलब गुणक का रिसाव कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमपीसी है, एमपीसी मतलब क्या हुआ, उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना। एक उपभोक्ता की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। सिंपल बात है भाई। अगर जो प्रवृत्ति है उपभोग करने की, खर्च करने की, अगर आप जो है उसी क्षेत्र में वापस खर्च करोगे तो वो पैसा घूम करके वापस से निर्माणकर्ता के पास आ ही जाएगा, उत्पादनकर्ता के पास आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो कि उस पैसे को आप वापस उसी बाजार में या उसी वस्तुओं के संबंध में खर्च करने की अपेक्षा कहीं और जाकर खर्च कर देते हो सकता है आप स्विस बैंक में जमा कर देते हो पैसे को, है ना, तो वो पैसा वापस भारत तो आ नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, आय में उतनी वृद्धि होने की जगह कम वृद्धि होगी, या बिल्कुल ना भी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं कि वृद्धि हो ही हो, है ना। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है कि अगर उपभोक्ता जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छी होगी, तो मुनाफा भी मतलब कि मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। और अगर ये एमपीसी कम होगी तो गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा, मतलब गुणक उतना गुणा नहीं होगा, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोग यदि अपनी बढ़ी हुई आय का उपभोग वस्तुओं पर अधिक व्यय ना करके अन्य कार्यों में लगा दे तो गुणक का मूल्य या प्रभाव कम हो जाएगा। गुणक के मूल्य, इसी कमी को जो है यहाँ पर रिसाव कहा जाता है। जो मल्टीप्लिकेशन में जो हम देख रहे थे कि 4 गुना, है ना, 4 गुना बढ़ा, 4 की जगह हो सकता है 2 ही रह जाए, 3 रह जाए या 1 हो जाए, जरूरी नहीं है। तो जो कम हो रहा है ना, यही गुणक का रिसाव है। आइए कारण देख लेते हैं, इसके कारण क्या क्या है। तो कुछ कारणों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे कि ऋणों का भुगतान। अब मान लेते हैं कि आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, उस 50 करोड़ तो आपने सेविंग कर ली है, और बचा वो 50 करोड़, उसमें से हो सकता है आपने 30 करोड़ रुपए वापस इन्वेस्टमेंट कर दिए, वापस उपभोग कर लिया, लगा दिए, और बचा हुआ जो 20 करोड़ रुपए बचे हुए ना, उस 20 करोड़ का आपने पुराना कुछ कर्ज ले रखा था उसमें दे दिए। तो अब आय कैसे बढ़ेगी, आपकी आय बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, है ना, क्योंकि पहले 50 करोड़ रुपए से आय बढ़ रही थी, अब मात्र 30 करोड़ से ही बढ़ेगी, क्योंकि 20 करोड़ तो आपने ऋणों का भुगतान कर दिया, जो कर्ज लिया था वो चुका दिया या उसकी किस्तें भर दी, है ना। तो यदि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का एक भाग अपने पुराने ऋणों के भुगतान में लगा देंगे तो क्या होगा, उपभोग कम होगा, उपभोग पर जो व्यय खर्च होता है वो कम होगा, जिससे गुणक का प्रभाव कम हो जाएगा। सिंपल बात है। अगला है नकदी राशि। हो सकता है कुछ लोग नगद के रूप में पैसा रख ले, नगद के रूप में अगर आप पैसा रख लोगे तो भी आपकी आय कम हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है यार। चलिए अगला है प्रतिभूतियां अंश। शेयर मार्केट में आप जो है शेयर परचेस कर लेते हैं, वहां से आपने उसी पैसे को उसी वस्तु में लगाने की अपेक्षा जितना लगाना चाहिए था उतना लगाने की जगह उसमें से भी कुछ हिस्सा आपने शेयर मार्केट से कुछ शेयर खरीद के रख लिए, तो भी आपकी आय कम होगी, एग्जैक्टली कम होगी ना। तो ये रिसाव ही तो है, ये गुणक का रिसाव है। ठीक है, आयात की बात कर ले। आयात मतलब विदेशों से आपने कुछ सामान खरीद लिए, विदेशों से आयात कर लिया। आयात किसको कहेंगे, किसी और देश से कुछ सामान परचेस कर लेना, खरीद लेना। तो अगर किसी देश से आपने अगर कुछ सामान खरीदा है तो आपकी आय तो वहां चली गई उस देश में, तो आपकी आय कैसे बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, गुणक का मूल्य कम हो जाएगा, है ना। 4 था 3 रह जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अगला है मुद्रास्फीति। हाँ, ये एक विपरीत परिस्थिति है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति रहती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो उस मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है कि जो पैसा होता है ना, उस पैसे की वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में पैसे की वैल्यू कम होने से आपको पैसा दिखेगा उतना ही आय के अंदर, लेकिन उसका जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू कम हो जाएगी, गिर जाएगी। उसके कारण क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें आसमान को छूने लगेगी और आपका पैसे का मूल्य गिर जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आय में गिरावट आएगी, आय में वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए ये 5 तथ्य बताए गए थे रिसाव के रूप में।